किसी परिस्थिति पर विचार किए बिना यदि किसी व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए तो यह न्याय नहीं कहलाता, यह कहलाता है प्रतिशोध। क्यों? क्योंकि न्याय का आधार तो होता है हृदय में दया, करुणा, और प्रतिशोध का आधार क्या होता है? प्रतिशोध का आधार होता है क्रोध। अतः यदि आपके समक्ष कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो कि आपको किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में और उसके दंड के बारे में विचार करना पड़े, तो सर्वप्रथम आप अपने हृदय में दया और करुणा का भाव उत्पन्न करेंगे, तभी न्याय होगा और निश्चित ही यह समाज के लिए लाभदायक होगा। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today our topic of discussion is rotational motion. This is the lecture number 5 of the rotational motion. In this lecture we will continue our discussion of how to find the torque in the rotational motion. In the previous lecture we have also discussed the concept of torque, how to find the torque in rotational motion. If you did not watch the previous lecture, you can go to the description. There are link. You can click on that link and you can watch the complete concept of the how to find the torque in rotational motion. ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.5 आवर का लेक्चर है उसमें डिस्कस कर दिया था। इस लेक्चर में हम फिर से टॉर्क के कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गए तो उसे डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया था पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, टॉर्क का, है ना। अच्छा, तो मैं आपको 2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज करा देता हूं कि व्हाट इज टॉर्क। क्या हमने पढ़ा था बेटा टॉर्क में? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज नथिंग बट, 2 टाइप की डेफिनेशन दे सकते हैं हम इसके, एक तो इंग्लिश में और एक मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे लिखा था ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। दूसरा सेम चीज को हम मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, R क्रॉस F इज कॉल्ड टॉर्क, है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। यदि आपने नहीं दे सकता है तो आप बिल्कुल देख लीजिए। क्लियर है के बाद? तो हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में हमने इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टॉर्क तो ये होता है कि जो टॉर्क होता है इट इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे डिस्कस किया था, है ना। और दूसरा बात ऐसे हमने किया था कि जो ट्रांसलेशन मोशन के लिए होता है F इज इक्वल टू M इंटू A होता है, इसी तरीके से टॉर्क जो होता है वो I इंटू एल्फा होता है। यदि नेट फोर्स ट्रांसलेशन मोशन में 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। इसी तरीके से यदि नेट टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा और वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इट वुड बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम if net torque on the body is 0। क्लियर है के बाद इसे नल वेक्टर लिखते हैं बेटा, है ना। तो इस तरीके से तो हम इसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2 एज शोन इन फिगर कैसे है बेटा? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास ये रोड है, दिस इज अ रोड की लेंथ कितनी है बेटा? 2 मीटर है, और इसका मास कितना है बेटा? 50 kg रोड है ना। और ये 2 मीटर की रोड जो है ये 2 सपोर्ट, एक तो ये सपोर्ट है और एक कोने पे सपोर्ट है, S1 सपोर्ट और S2 सपोर्ट पर ऐसे करके रखी है। यू हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2 applied by support on road। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, है ना। लेंथ कितनी मान लेते हैं इसकी बेटा? 2 मीटर इसकी लेंथ मान लेते हैं। क्लियर है के बाद? देखो इसका एफवीडी बनाएंगे। यदि आप इसका एफवीडी बनाओगे, किसका एफवीडी ऑफ रोड बनाओगे, तो उस पर कितने फोर्स लगाओगे बेटा? हाउ मेनी फोर्स विल एक्ट?
सबसे पहले तो ग्रेविटी लगाएंगे 50G डाउनवर्ड लगेगा, दूसरा लगेगा S1 के कारण नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लेते हैं और S2 के कारण नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये रोड क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हम कंडीशन लगाएंगे, F नेट जो होता है बेटा वो 0 होगा। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, 2 ऊपर की और 1 नीचे की ओर। तो F नेट 0 है, इंप्लाइज दैट ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 50G। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच इज ऑब्टेन बाय द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी बच्चों आपको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, है ना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कैसे लगाएंगे बेटा हम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क क्या होगा बेटा, 0 होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि आप टॉर्क निकालेंगे दैट मस्ट हैव टू बी 0। ओके, तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकता हूं टॉर्क, किसके अबाउट, O, A और B। जैसे मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, है ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। तो मैं O पॉइंट के अबाउट लिख लेता हूं, है ना। तो नेट टॉर्क अबाउट O कितना आएगा बेटा, O के अबाउट टॉर्क है, तो देखो कैसे लिखेंगे हम, ये जो 50, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 50G का टॉर्क, N1 का टॉर्क एंड N2 का टॉर्क। देखो 50G इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ पॉइंट O itself, therefore the torque of the 50G would be 0 because perpendicular distance is 0। दूसरी बात, यदि आप N1 का टॉर्क देखेंगे, N1 का टॉर्क क्या, इसे इस तरीके से घुमाएगा। N1 का टॉर्क रोड को क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे करके ये N1 है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है मान लेते हैं। तो N1 कैसे घुमाएगा इसे, इस रोड को ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घुमाएगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड। इन साइड को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा बेटा, आउटसाइड को नेगेटिव मान लेंगे। तो बेटा इनसाइड इसका टॉर्क तो हो जाएगा पॉजिटिव और इसका टॉर्क हो जाएगा नेगेटिव। बेटा टॉर्क कितना होता है, दिस इज ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, इट वुड बी 1 मीटर एंड इट वुड आल्सो बी 1 मीटर। क्लियर है क्या बात। तो इसका टॉर्क पॉजिटिव कितना होगा, N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। N2 का टॉर्क कैसे, N2 इस पे ऐसे लगेगा और इसके अबाउट N2 ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और ये क्या है आउटसाइड, और आउटसाइड को हमने क्या एज्यूम कर लिया, नेगेटिव, तो टॉर्क नेगेटिव है, तो माइनस N1 इंटू 1। तो नेट टॉर्क तो बेटा कितना है, 0 है, तो ये तो 0 हो ही गया। तो N1 माइनस N2, दिस इज व्हाट, दिस इज N2। सो N1 इज इक्वल टू N2। एक इक्वेशन बेटा ये बन जाती है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, N1 और बराबर N2 है, तो यहाँ N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 50G, और यू कैन राइट डाउन, है ना, N1 इज इक्वल टू 25G एंड N1 इज इक्वल टू 250 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से इसलिए N2 भी कितना हो जाएगा बेटा, 250 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो N1 और N2 की वैल्यूज कितनी आ जाती है बेटा, अप्लाइड बाय द सपोर्ट ऑन द रोड इज N1 इंटू N2। इन दिस वे the same question we have done in the previous lecture number 4, where we have to find the tension in the string when a rod was hanged from two string parallel to each other, है ना। तो in the same way we have find the value of N1 and N2 normal reaction applied by the slope, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिना कैलकुलेट करके भी दिया जा सकता था आसानी से, है ना। पहले बार में तो नहीं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि यदि दोनों फोर्स, दोनों के टॉर्क बराबर हैं तो N1 और N2 की वैल्यू बराबर आएंगी, और N1 प्लस N2 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से 50G था, है ना। बस लेकिन अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज क्या कर देते हैं, सपोज दिस इज ए रोड, है ना, रोड ऑफ 4 मीटर हम मान लेते हैं, है ना। एक तो सपोर्ट यहाँ है, अच्छा 4 मीटर और इसका मास 100 kg मान लेते हैं अपन, और सपोर्ट S1 तो हमारी यहाँ पर है, और सपोर्ट S1 S2 जो है कॉर्नर पर नहीं है बल्कि कहाँ पर है, यहाँ पर सपोर्ट S2 है। और बेटा इफ दिस इज S2 और ये जो डिस्टेंस है ये इसके और इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, और जबकि इसके और इसके बीच की दूरी, है ना,
ये 2 मीटर दी हुई है। देन यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2 अप्लाइड बाय द सपोर्ट ऑन द रोड। करने का तरीका क्या होगा, फिर से वही आप करेंगे, क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक तो इसमें बेटा 100G नीचे की ओर लगेगा, क्लियर है क्या बात। एक N1 लगेगा सपोर्ट S1 के द्वारा, एक N2 लगेगा सपोर्ट S2 के द्वारा, क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, अब लिखते हैं हम इक्वेशन किसकी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, क्लियर है क्या बात। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लगते हैं, अब हम चलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0, क्लियर है क्या बात। तो हम इसे A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। नेट टॉर्क कितना होगा बेटा, 0। किसी भी पॉइंट के अबाउट लो टॉर्क 0 ही आएगा। अब की बार मैं, पहले तो हमने O के अबाउट लिखा था, अब की बार हम फाइंड करते हैं टॉर्क अबाउट A, है ना। A के अबाउट टॉर्क फाइंड करते हैं। देखो कैसे हम फाइंड करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये रोड है और इसका मास 100G नीचे की ओर लग रहा है। दूसरा एक N2 इधर लग रहा है और एक N1 यहां पर लग रहा है। नहीं आई बात समझ में। दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट O। अबाउट O लिखना है तो देखो ये N1 जो है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ N1 विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A itself, therefore the torque of N1 would be 0 because the perpendicular distance of line of force of action from the axis of rotation is 0. Now we comes to the second force 100G. This is the line of action of force of 100G, and what is the perpendicular distance? This is the perpendicular distance of the line of action force, isn't it? And now we move to the normal reaction N2. This is the line of action of force and this is the perpendicular distance. तो देखो, अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मान लेता हूं या पॉइंट A के अबाउट मान रहा हूं, तो जो 100G है, 100G इस रोड को, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस रोड को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क क्या होगा बेटा, रोड तो घूमेगी, रोड की टेंडेंसी होगी 100G के कारण एंटी क्लॉकवाइज घूमने की, लेकिन टॉर्क क्या होगा, इनसाइड। इनसाइड को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। तो इसका जो टॉर्क होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप N2 को कंसीडर करोगे तो N2 की जो टेंडेंसी होगी, है ना, देखो यहाँ पे N2 जो कैसे घुमाएगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, N2 कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके। तो ये कैसा है, टॉर्क होगा आउटसाइड। आउटसाइड को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं हम, नेगेटिव मान लेते हैं, क्लियर है क्या बात। एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका टॉर्क कैसा होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट टॉर्क लिखें यदि अबाउट A, तो N1 का टॉर्क कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। 100G का टॉर्क पॉजिटिव होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर इंटू 2। दूसरी बात, इसका टॉर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितनी है बेटा, ये तो 2 है और ये 1 है, दिस इज 3 मीटर, सो मल्टीप्लाई बाई 3। नेट टॉर्क कितना है, 0, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ गया, 200G minus 3N2, therefore N2 is equal to 200G upon 3 is the correct answer. So this is the value of N2. Now you can find the value of N1 from equation number 1. From 1, N1 is equal to 200G minus N2. The value of N2 is 200G minus 200G upon 3 and this is what, this is 400G upon 3 and 1 की वैल्यू आ जाती है। So these are the value of N1 and N2 with the help of which you can find the these are the values which will be which are find with the help of the rotational and translational equilibrium। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको, जब भी इक्विलिब्रियम हो, टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है बॉडी और
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, पहले वाला आसान था, ये थोड़ा सा टफ हो गया। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन पर, है ना, जिसमें कि आपके पास एक रोड है लेकिन उस रोड पर एक मास और बैठाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन तो सेम है, यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन N1 N2। यहाँ पे कितना है, ये 50 G की रोड है ना, सॉरी 50 kg की रोड है आपके पास, और यहाँ पर एक मास है और इसका मास ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक का मास कितना है 20 kg, और यहाँ पर एक सपोर्ट S1 है और यहाँ पर एक कॉर्नर पर सपोर्ट S2 है। यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द सपोर्ट S1 एंड S2। क्लियर है क्या बात? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा अपन कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू मेक द FBD ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ दिस रोड। एंड FBD पे कैसे बनाएंगे बेटा, देखो यहाँ पे, है ना, एक तो लगेगा इस पे 50G, क्लियर है क्या बात, दूसरा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट A मान लेते हैं इस पे, दूसरा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N2 पॉइंट B मान लेते हैं इसे, ये पॉइंट O मान लेते हैं। साथ में यदि आप यहाँ पे 20 kg का FBD बनाओगे तो 20 kg पे कितने फोर्स लगेंगे बेटा, 20G तो नीचे की ओर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन वुड बी अप्लाइड ऑन 20G ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, ऊपर की ओर। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके द्वारा लग रही है, ये रोड के द्वारा, लेकिन क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20G आ जाएगी। तो अब देखो, इस रोड पे S1 S2 फोर्स लगाएंगे, एक अर्थ फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स, साथ में ये ब्लॉक भी फोर्स लगाएगा। ये ब्लॉक कितना फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N लगाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे 20G लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या, 20G। यहां पर इस क्वेश्चन में तो आप इसे 20G लिखो नॉर्मल की जगह, है ना, या नॉर्मल ही लिखो, लेकिन अपन ने जो सही तरीका है वो यही है कि आप 20 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर N1 की वैल्यू 20G के इक्वल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में और कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है आपने को, है ना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये तो हो जाएगा लेकिन बाकी सवाल गलत हो जाएंगे, इसलिए करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम इज दिस। क्लियर है क्या बात? अब हम मूव करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? F net is equal to 0। क्लियर है क्या बात? अब F net, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग, 1 2 3 4 फोर्सेज आर एक्टिंग। तो दो डाउनवर्ड लग रहे हैं, दो अपवर्ड लग रहे हैं। नीचे की ओर कितना फोर्स है, ऊपर की ओर कितना फोर्स है, N1 प्लस N2। नीचे की ओर कितने का फोर्स है, N प्लस 50G। हाँ सॉरी, N की जगह हम डायरेक्ट लिख लेंगे 20G, तो ये कितना हो जाएगा, 20G प्लस 50G इज इक्वल टू 70G इज द करेक्ट आंसर। तो N1 और N2 की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 से इस तरीके से आ जाती है ना। अब दूसरा जो इक्वेशन बनेगी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बनेगी बेटा, है ना। तो कंडीशन लिख लीजिए, ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से थी। नाउ राइट डाउन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल में तो है ही, तो नेट टॉर्क क्या होगा बेटा, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात? अब देखो, ये पॉइंट A पॉइंट B, यहां पर क्या मान लेते हैं हम, पॉइंट C मान लेते हैं। तो अब किसी भी पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। तो जैसे मैं A पॉइंट के अबाउट लिख देता हूं, है ना, तो टॉर्क अबाउट A, है ना, A पॉइंट के अबाउट। तो मैं एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा से बना लेता हूं। कैसे, देखो ध्यान से देखो, अपन यहां बना लेते हैं, है ना, नेट टॉर्क अबाउट A। ये तो पॉइंट A हो गया, दिस इज N1, दिस इज 50G, और ये N लग रहा है, N की वैल्यू कितनी है, 20G। दूसरी बात, N2 भी लग रहा है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, तो अब दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट B, एंड सपोज दिस इज द पॉइंट C। अब देखो, व्हाट इज द N1 का टॉर्क कितना होगा, टॉर्क जो होगा N1 का कितना होगा बेटा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि N1 A से ही होकर के जा रही है। दूसरी बात, अगर जो आप 50G को देखोगे, है ना, इसकी लेंथ नहीं दिया मैंने, लेंथ दे लेते हैं बेटा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है रोड की, 4 मीटर है,
और ये वाली भी डिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी, है ना, जल्दी जल्दी में भूल गया। दिस इज 1 मीटर। क्लियर है क्या बात? टोटल लेंथ कितनी है रोड की? 4 मीटर और ये इसके सेंटर ऑफ मास से 20G का ब्लॉक 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर है क्या बात? अब देखो 50G का जो टॉर्क है इसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि इनसाइड होगा। इनसाइड टॉर्क को क्या मान लेते हैं? इनसाइड टॉर्क को मान लेते हैं हम पॉजिटिव, इसलिए आउटसाइड वाला टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है, अब देखो 50G, दिस इज अवर 50G। 50G का टॉर्क क्या होगा? इनसाइड, इनसाइड को माना है पॉजिटिव, तो 50G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। क्लियर है के बाद अब हम बात करते हैं N1 की। तो बेटा N1 भी इसे क्या घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा, इनटू द बोर्ड होगा, और इसे भी हम ले लेते हैं पॉजिटिव। N इंटू कितनी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? दिस इज 1 मीटर एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3 मीटर डिस्टेंस। तो N1 इंटू 3 हो जाएगी, N इंटू 3 हो जाएगा। जबकि N2 का टॉर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, और माइनस N2 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये दिस इज इक्वल टू 4 मीटर। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। दिस इज इक्वल टू 4। नेट टॉर्क क्या है बेटा? 0। तो 0 इज इक्वल टू 50G। ये कितना हो गया बेटा? अच्छा 2 मीटर लिखा है, 100G प्लस 3 इंटू N की वैल्यू कितनी है? नॉर्मल की वैल्यू है कितनी? 20G। दिस इज इंटू 20G माइनस 4N2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 दूनी 6, 160G इज इक्वल टू 4N2। तो बेटा N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 40G। दिस इज द वैल्यू ऑफ N2। यदि N2 की वैल्यू आ जाती है तो N1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, N1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 70G माइनस N2 and this is equal to 30G is the correct answer. So in this way you can find the value of N1 and N2 with the help of the rotational equilibrium. एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। यदि आपको और वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप बमभोले एकेडमी टाइप कर सकते हैं। गूगल में आप बमभोले एकेडमी टाइप करेंगे तो हमारे वहाँ वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट आ जाएगी और वहाँ से आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी आप टाइप कर सकते हैं। यूट्यूब पे डायरेक्ट हमने जो है बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सॉलिड बॉडी है ना, क्लियर है क्या? और ये हिंज है। ये बॉडी क्या है बेटा? हिंज है। ये बॉडी इसके इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर सकती है। कैसे रोटेट कर सकती है? ऐसे रोटेट कर सकती है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट P पर एक फोर्स लगाया हमने, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है हमारे पास, ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास 30 डिग्री, ऐसे है। और इस पॉइंट P पर जो फोर्स लगाया है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, और ये 2 मीटर है। क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब हमारे पास एक पॉइंट Q है और जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे है। O से Q पॉइंट की दूरी कितनी है डिस्टेंस पे, और हमने इसमें एक फोर्स लगाया है F, है ना। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये एंगल दे रखा है आपको कितना? 60 डिग्री। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन मैं एक बार लिखा देता हूं। टू फोर्सेस 50 न्यूटन एंड फोर्स F आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी on point P and Q respectively as shown in figure. Find the value of force F so that the body remains in rotational equilibrium. Okay, यानी कि rotational equilibrium का मतलब क्या है? अल्फा 0। इसका मतलब क्या है? नेट टॉर्क। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए बॉडी का? 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क कितना लिखो बेटा? 0 लिख दो। क्लियर है क्या बात? अब देखो, अब पॉइंट O के अबाउट यदि मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है, पॉइंट O के अबाउट यदि आप इस फोर्स को देखोगे, है ना, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है क्या बात? और ये क्या दे रखा है आपको? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये
30 डिग्री एंगल दिया हुआ है आपके, है ना, फोर्स और ये रेडियस वेक्टर जो 2 मीटर है इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है बेटा, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये कैसे है, ये 30 डिग्री एंगल, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे करके, ऐसे है, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 2 मीटर, क्लियर है के बाद मान लेते हैं ओ है। अब देखो इसका क्या होगा, ये जो टॉर्क होगा ये कैसे घुमाएगा इस बॉडी को, इधर की ओर घुमाएगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड, तो आउटसाइड को क्या ले ले हम, आउटसाइड को ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, तो इसका जो 50 न्यूटन का टॉर्क होगा वो कैसे होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, जबकि इस ये F क्या है बेटा, एक ये है, और दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज 6F फोर्स, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला जो फोर्स है ये कैसे घुमाएगा बॉडी को, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे करके घुमाएगा, और टॉर्क की डायरेक्शन इनसाइड होगी, और इनसाइड को क्या ले ले हम, इनसाइड को थोड़ी देर के लिए नेगेटिव, जब आउटसाइड को पॉजिटिव लिया है तो इनसाइड को नेगेटिव ले सकते हैं, और अपोजिट भी आप कर सकते हैं, तो इसका जो F का टॉर्क होगा वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, यानी इसका टॉर्क पॉजिटिव, इसका टॉर्क नेगेटिव, और नेट टॉर्क क्या है, 0, तो 0 बराबर इसका टॉर्क कितना आया, यदि F और ये हो गया पोजीशन वेक्टर, इसे तो हम ओरिजिन मान लेंगे ओ को, ये हो जाएगा हमारा r1 वेक्टर, दिस इज अवर r1 वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारा r2 वेक्टर, और इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, तो r1 वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, देखो r1 ऐसे है और ऐसे कर दो, तो देखो ये तो हो गया r1 वेक्टर और ये हो गया f1 वेक्टर, तो r1 और f1 के बीच में एंगल कितना है, 630 डिग्री, तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क को हम कैसे लिखते थे, r क्रॉस f, और लिख सकते हैं हम RF साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो r इंटू एफ इंटू साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें कितना हो गया, इसका टॉर्क जो होगा वो RF, r कितना है 2, f कितना है 50, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, साइन 30, और टॉर्क कैसा है, पॉजिटिव, इसका लिए लिखते हैं, इसके लिए टॉर्क कैसा आएगा, नेगेटिव, दूसरा RF साइन थीटा, R की वैल्यू कितनी है बेटा, R2 की वैल्यू है 1, F कितना है वो तो हमें निकालना है, दूसरी बात इनके बीच में एंगल देखो, ये R2 वेक्टर है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो ऐसे करके, सो दिस इज R2 वेक्टर, दिस इज F वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, ऐसे ही तो इसमें भी करा था, इसे क्या करा, शिफ्ट कर दिया और ये गया F, है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, इसके बीच में साइन 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे और F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेट टॉर्क तो क्या हो गया, नेट टॉर्क 0 है ना, 0 इज इक्वल टू नेट टॉर्क, है ना, नेट टॉर्क 0 है, तो ये कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस एफ √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ आ जाएगा आपका 100/√3 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस टू स्टॉप दिस body from rotation, then this force is called this force is come equal to 100/√3 न्यूटन। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो एक बार बेटा आप क्या करोगे, कॉपी कर लो, ठीक है। अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट भी काफ़ी बार हमसे पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, जेईई मेंस में भी और नीट में भी, है ना। कैसे कि हमारे पास एक पेन बैलेंस, मास बैलेंस है, फिजिकल मास बैलेंस, जो आपने देखा होगा, जिसे सब्जी वाले, है ना, यह रद्दी बेचने वाले, जो सब्जी वाले और रद्दी बेचने वाले होते हैं, वो इस तरीके से, उसमें एक पेन होता है इधर की साइड और एक पेन होता है और बीच में कांटा होता है। वैसे तो आजकल डिजिटल मास बैलेंस चल रहे हैं, लेकिन हमें तो विद द हेल्प ऑफ द टॉर्क वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल बैलेंस। आप कभी देखिएगा भी, है ना, फिजिकल बैलेंस देखने में कैसा होता है बेटा, यहाँ पर तो एक उसके बीच में एक निडल होती है और इधर एक ये आर्म 1 होती है और ये आर्म 2 होती है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक पेन लटका होता है ऐसे करके, है ना, और यहाँ पे पेन दूसरा लटका होता है। क्लियर है क्या बात? मान लेते हैं कि हमारी इस आर्म की लेंथ L1 है
और इसकी लेंथ कितनी है, L2 है। ठीक है, तो जब हमें बॉडी को मेज़र करना होता है, ऐसे करके इसे टांग दें, जब हमें बॉडी को किसी बॉडी के मास को मेज़र करना होता है, तो मान लेते हैं उस बॉडी को हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। मान लेते हैं मासलेस पेन है, ये जो पेन है कैसे है बेटा, मासलेस पेन, यानी कि जो उसके पड़ले हैं, पड़ले बोलते हैं हिंदी में, मासलेस पेन है। और जब आपने यहाँ पे m मास की बॉडी रखी, क्लियर है क्या बात, तो व्हाट यू हैव टू डू, तो टॉर्क इधर की ओर हो जाएगा और ये जो कांटा होता है ये इधर की ओर झुक जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ वेट्स होते हैं, है ना, वेट जो होते हैं आपके पास, बहुत सारे वेट होते हैं इस तरीके से, छोटा वेट, बड़ा वेट, 2 किलो का बाट, जिसे हम बाट कहते हैं हिंदी में, है ना, बाट होता है 500 ग्राम का बाट, है ना, वेट मतलब 1 किलोग्राम का वाट, है ना। तो आप उसे क्या है, इस पे रख देते हो, है ना, इस इधर रख दोगे, एक के ऊपर एक रख दोगे, और जब ये बैलेंस बीच में आ जाता है तो उसका मतलब इसका मास का वेट जो होगा, यहाँ पर मान लिया आपने W वेट लगाया तो W वेट आ जाता है। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, ये जो लेंथ होती है ये दोनों क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं, है ना, अलग अलग नहीं होती। जो सही वेट है ना, जो ट्रू वेट, जो सही मास बैलेंस है ना, करेक्ट मास बैलेंस, करेक्ट मास बैलेंस में L1 L2 क्या होती हैं, L1 एंड L2 आर L इज इक्वल टू L इन करेक्ट मास बैलेंस, है ना, फिजिकल बैलेंस भी बोलते हैं, मास बैलेंस, ऐसे करके लिख सकते हो आप। क्लियर है क्या बात। अब देखो डिफेक्टिव मास बैलेंस से, डिफेक्टिव मास बैलेंस क्या होती है, डिफेक्टिव मास बैलेंस आपका यदि वजन ज़्यादा है तो उसे कम भी वो दिखा सकता है। क्लियर है क्या बात, या ज़्यादा है तो कम दिखा सकता है और कम है तो ज़्यादा दिखा सकता है। यदि आपके पास डिफेक्टिव मास बैलेंस है, यदि आपने किसी ने आपसे चालाकी की आपकी जो सामान खरीद रहे हो वो कम तोल दिया, तो उसे आप सही कैसे तोल सकते हो, फिजिकल मास बैलेंस की तरह से, है ना। तो डिफेक्टिव से करेक्ट वेट मेजर करना, आप हेडिंग डालिए हाउ टू मेजर करेक्ट वेट यूजिंग डिफेक्टिव फिजिकल मास बैलेंस। क्लियर है क्या बात। देखो डिफेक्टिव के केस में क्या होता है, करेक्ट मास बैलेंस में, करेक्ट मास फिजिकल बैलेंस में तो L1 L2 बराबर होते हैं, लेकिन डिफेक्टिव के केस में ये जो मास बैलेंस होती है इसके पेन, तो चलो पेन तो मान लेते हैं हम क्या है, मास लेस ही है ना, लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपके पास ये L1 लेंथ जो होती है आर्म की अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब यदि अलग अलग हैं तो वो ट्रू वेट तो नहीं देगा, गलत वेट देगा। तो आप उसे इस गलत मास बैलेंस से ही सही वेट कैसे मेजर कर पाओगे, है ना। तो देखो यहां से उसे कैसे करना है अपने को, कि ध्यान से देखो, आप पहले वेट लेंगे, आपको मान लिया बॉडी का वेट नापना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेन पे रख देंगे, इसे पेन 1 बोलते हैं, है ना, बोल देते हैं, इसे पेन 2 बोल देते हैं, है ना। जब आपने इसे इस पे रखा, बॉडी को रखा, तो टॉर्क इसके बैलेंस करने के लिए क्या ये इधर झुक जाएगी, तो इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे अपन, है ना, और टॉर्क लिखेंगे तो आपको यहाँ वेट्स होंगे, छोटे छोटे वेट होते हैं ऐसे करके, 2 किलो का, 1 किलो का, तो आप रख देंगे यहाँ पे टोटल वेट। तो मान लेते हैं आपने टोटल वेट इस पे रख दिया W1। तो इस पॉइंट O के अबाउट यदि आप टॉर्क देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये वाला जो वेट है, ये टॉर्क, ये फोर्स इधर लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, और टॉर्क कैसे होगा, नीचे की ओर। मान लेते इसका मास कितना है mg, तो इधर की ओर कितना फोर्स लगाएगा बेटा mg, और इसका फोर्स जो होगा वो होगा W1। m इंटू जी इज द वेट इज एंड इट इज W1। तो इसके अबाउट ये टॉर्क ऐसे होगा बाहर की ओर, और इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क क्या होगा, अंदर की ओर। दोनों टॉर्क क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि नेट टॉर्क 0 है ना, नेट टॉर्क क्या है बेटा 0, तो इसे बाहर की ओर है, बाहर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं इसका टॉर्क, और इसका टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले का टॉर्क कितना होगा, mg इंटू L1 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। W1 का टॉर्क कितना होगा, अंदर की ओर है, अंदर को क्या ले लिया, इनसाइड को नेगेटिव, W1 इंटू L2,
क्लियर है के बाद? तो इक्वेशन क्या बन गई, नेट टॉर्क तो जीरो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, L1 इक्वल टू W1 इंटू L2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक तो ऐसे नाप लिया। अब क्या करोगे, आपके पास ये जो मास m था, है ना, यहाँ तो वेट रखे हुए हैं, ये क्या रखे हुए हैं, वेट्स रखे हुए हैं। आपने वेट तो इस पे रखा और मास को यहाँ रखा और इक्विलिब्रियम कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब सेम फिजिकल मास पे क्या करोगे, आप वेट को और मास को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। मान लिया पेन 1 था और ये पेन 2 था, क्लियर है के बाद? तो आपने अब की बार इस ब्लॉक को, m मास के ब्लॉक को क्या रखा, इस वाले पे रख दिया, है ना, यहाँ पे रखा। तो आपको अब W वेट लेना पड़ेगा। आपने इस पे वेट रख दिया, मान लिया W2। तो बेटा W2 पर बैलेंस होती है, मान लेते हैं ये तो L1 है और ये क्या है बेटा, दिस इज L2। तो यहाँ पे तो W2 लगेगा, तो इसका टॉर्क कितना होगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो W1 बाहर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसका टॉर्क पॉजिटिव और इसका टॉर्क mg लगेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, mg, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स। इसका टॉर्क नेगेटिव, क्यों, क्योंकि mg तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा और नेगेटिव हो जाएगा अंदर की ओर। तो इसका टॉर्क कितना होगा बेटा, W2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका टॉर्क। इसका टॉर्क कितना होगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है के बाद? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखो कैसे करेंगे हम। इसे लिख सकते हैं हम W1 इंटू L2 इज इक्वल टू mg इंटू L1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, आपको इस बॉडी का ट्रू वेट निकालना था, लेकिन जब आपने इस पे रखा तो W1 आया, जब इस पे रखा तो W2 आया। क्यों? क्योंकि L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल। यदि इक्वल होती तो प्रीवियस वाले केस से L1 और L2 इक्वल होती, दोनों कट जाती, W1 और mg आ जाता, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो, तो W1 W2 L1 L2, है ना, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे क्या है, mg का स्क्वायर इंटू L1 इंटू L2। ध्यान से देखो, L1 L2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, और mg इज इक्वल टू रूट W1 इंटू W2। तो आगे ना, समझ में आ गया? तो बेटा वेट कितना होगा, ट्रू वेट होगा रूट W1 इंटू W2, है ना। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब यदि आपसे डिफेक्टिव मास बैलेंस से नापने के लिए बोला जाए तो व्हाट यू विल यू डू, यू विल मेजर द वेट बाय डूइंग इट इन वन प्लेन, पुटिंग इट इन वन पेन ऑन, देन यू वुड मेजर द वेट बाय पुटिंग इट ऑन अनदर पेन, है ना। यदि W1 पहली प्लेट पेन में है, वेट इसका, W2 दूसरे पेन में है, तो क्या वेट आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा आपका, रूट ओवर W1 इंटू W2। इस तरीके से आप, यदि आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है ना, और कम या ज़्यादा तोलने की कोशिश करता है, तो आप क्या करोगे, पहले एक पड़ले में रखोगे, W1 मेजर कर लोगे, फिर दूसरे पड़ले में रखोगे, W2 दूसरा ही आएगा क्योंकि वो गलत है। अगर जो सही होता तो W1 और W2 सेम ही आते। यदि W1 और W2 अलग अलग आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट ले दोगे और सही आंसर निकाल दोगे। सो दिस इज द वे हाउ यू वुड फाइंड द ट्रू वेट यूजिंग द डिफेक्टिव फिजिकल बैलेंस। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। सो दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क क्या हो जाता है बेटा, इसमें जीरो हो जाता है। क्लियर है के बाद? तो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन करा देना चाहिए, छूट जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यदि आप ये तो आपका फ्लोर है, दिस इज फ्लोर एंड दिस इज वॉल, दिस इज वर्टिकल वॉल, और ये है हॉरिजॉन्टल फ्लोर। क्लियर है के बाद? अब आपके पास एक सीढ़ी है या रोड है, एक रोड मान लेते हैं, और रोड की लेंथ कितनी है बेटा, 6 मीटर है, और इसका वेट कितना है बेटा, 10 किलोग्राम है। आगे बात समझ में? फ्रिक्शन यहाँ भी जीरो है, वॉल और इसके बीच में जीरो है, और फ्रिक्शन यहाँ भी जीरो है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, है ना, नो फ्रिक्शन, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब आप इस रोड को छोड़ोगे, ऐसे करके छोड़ोगे, तो क्या होगी, ये ऐसे करके नीचे गिर जाएगी, है ना। ऐसे ना गिरे, 37 डिग्री एंगल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ना गिरे, तो आपने क्या करा हुआ है कि एक फोर्स लगाया F। कितना फोर्स लगाया, F। इस फोर्स की और हॉरिजॉन्टल फ्लोर की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 मीटर। कितना फोर्स लगाएं, एज शोन इन फिगर,
है ना 6 मीटर की लेंथ है, कितना फोर्स लगाएं एज शोन इन फिगर सो दैट रोड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन लिख लो, ए रोड इज प्लेस्ड बिटवीन फ्लोर एंड वॉल एज शोन इन फिगर एंड a force F is applied horizontally at 1 meter height from the floor. Find the value of force F so that the road remains in equilibrium. क्लियर है क्या बात? तो ये क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा। यदि आप इस रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे बता सकते हो? एक तो लगेगा बेटा क्या, एक तो लगेगा बेटा mg, है ना 10g। दूसरा लगेगा आपका इस वॉल इस पे लगा रही है ना n1 मान लेते हैं। दूसरा फ्लोर लगाएगा इस पे n2 मान लेते हैं। तीसरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, वही तो निकालना है अपने को, फोर्स F की तो वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रोड। क्लियर है क्या बात? अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में पहले कंडीशन लिख देते हैं, है ना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या आएगी? एफ नेट वुड इक्वल टू 0, है ना। लेकिन एफ नेट इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में है, तो थोड़ा सा हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वुड बी मीन एफ नेट 0 इन एक्स डायरेक्शन, है ना। एक्स डायरेक्शन में देखो बेटा, इन एक्स डायरेक्शन ये है, तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स है? एक तो इधर लग रहा है एफ और एक इधर लग रहा है n1, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? इधर तो लग रहा है F और इधर लग रहा है n1, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा, इन y डायरेक्शन भी लिख सकते हो आप। y डायरेक्शन में नीचे की फोर्स 10g, ऊपर की फोर्स n2, तो इसका मतलब n2 बराबर 10g हो गया। इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं इसे, है ना। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉइंट के अबाउट आप क्या लिख दो? इसका टॉर्क 0 लिख सकते हो। ये देखो एंगल 37 डिग्री है। क्लियर है क्या बात? तो मैं ये तो पॉइंट O है ना, मान लेते हैं पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है मान लेते हैं, ऐसे करके, जहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है C लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप इसका टॉर्क निकाल करके 0 रख दोगे तो कंडीशन आ जाएगी। लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं A पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क लिखूं, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क क्या होगा बेटा? 0। तो फाइंड करते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट A, है ना, पॉइंट A। देखो टॉर्क कैसे आएगा? टॉर्क के लिए ध्यान से देखो, इस पॉइंट के अबाउट यदि आपको लिखना है, ये रोड है अपनी, आ गई बात समझ में? दिस इज द रोड। और इस पॉइंट के अबाउट लिखना है तो बेटा n2 कहां से होके जा रहा है? n2 तो A से होके जा रहा है, तो बेटा n2 का टॉर्क कितना हो गया? इसका तो 0, इस तो मैं लिखूंगा नहीं अब, है ना, नेट टॉर्क। अब देखो F फोर्स कैसे पास होकर के जा रहा है? ऐसे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। कैसे? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? दिस इज 1 मीटर। कितनी है ये? 1 मीटर। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, है ना, दिस इज 1 मीटर, ऐसे करके है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं आप। 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो देखो टॉर्क ये जो होगा इसके अबाउट क्या होगा? इसके अबाउट यदि फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स कैसे घुमा रहा होगा बेटा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क क्या होगा? इनसाइड को क्या मान लूं? कुछ भी मान सकते हो, मैं पहले लिया है तो पॉजिटिव मान लेते हैं। आउटसाइड को क्या मान लेते हैं बेटा? इसलिए आउटसाइड क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका टॉर्क जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। और कितना हो जाएगा बेटा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 1 मीटर। आगे बात समझ में? दूसरी बात, अब ध्यान से देखो, ये है आपका F, N2 का तो हो गया कितना? 0, उसका मैंने लिखा। अब ये देखो आप, ये है N1 कैसे लग रही है? ऐसे। क्लियर है क्या बात? ये 37 डिग्री है, और ये टोटल लेंथ कितनी है बेटा? 6 मीटर। ये टोटल लेंथ 6 मीटर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? इट वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
क्लियर है क्या बात? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? h मान लेता हूँ इसे, साइन 37 लगा देंगे। साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है? 6। तो h की वैल्यू आ जाएगी 6 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, 18/5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई n1 की? ये कितनी हो गई? 18/5 मीटर। आगे बात समझ में। दूसरी बात, अगर जो आप इसे देखोगे, ये तो n1 ऐसे है, n1 इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये n1 इसे कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। किस तरीके से? एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि आउटसाइड। आउटसाइड क्यों? के लिए नेगेटिव। तो इसका टॉर्क क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। कितना होगा? -n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? 18/5। अब बात रह जाती है tan g की। तो देखो tan g तो ऐसे लग रहा है, tan g ऐसे लग रहा है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये देख लो, है ना, ये कितना है? 6 मीटर। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखते हैं, ये कितना है? 6 मीटर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर आधा। और हमें ये निकालना है, हम इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, h डैश मान लेते हैं, है ना। दिस इज अवर h डैश। तो इसमें क्या लगाएं? cos 37। यदि आप cos 37 लगाते हो, cos 37 इज इक्वल टू, यह है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो h डैश कितना आ गया? 3 इंटू cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4/5। दिस इज इक्वल टू 12/5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 12/5 मीटर आ जाती है। दूसरी बात, यदि आप tan g को देखोगे, है ना, तो tan g से इसके अबाउट, tan g से इसके अबाउट कैसे घुमाएगा? अंदर की ओर घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और इनसाइड को क्या लिया है? पॉजिटिव, ऐसे घुमाएगा। तो टॉर्क कैसा आएगा इसका? पॉजिटिव, यानी प्लस। और फोर्स कितना है? tan g। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 12/5 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द नेट टॉर्क, एंड नेट टॉर्क इज 0 बिकॉज इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो F माइनस कितना जाएगा? n1 18/5 प्लस ये कितना जाएगा? 120g/5। ये आ गया F। तो F कितना आ गया बेटा? 125 तो नीचे आ जाएगा, और 120g माइनस n1 इंटू 18। दिस इज द वैल्यू ऑफ F, है ना। तो इसमें क्या रह जाता है बेटा? n1 की वैल्यू रह जाती है। लेकिन n1 और F तो क्या है? इक्वल है। n1 और F तो क्या है? इक्वल है। तो लिख देते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। n1 और F क्या है? इक्वल। तो 0 इज इक्वल टू F माइनस F 18/5 प्लस 120g/5। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा -5 जाएंगे 18 में से, तो 5 और 3 8 माइनस 13 F/5 इज इक्वल टू 120g माइनस का प्लस 120g/5। 5 से 5 कट जाएगा, इधर 13F इज इक्वल टू 120g बचेगा। तो F की वैल्यू 120g/13 इज इक्वल टू 1200/13 न्यूटन आ जाती है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपको करना पड़ेगा कि आपको रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कहानी है यदि, तो आप क्या करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम टू करेक्ट use the equation of translational rotational equilibrium, make the free body diagram correctly first of all, and then choose a point, है ना, x डायरेक्शन में लगाओ, y डायरेक्शन में लगाओ आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लगाओ, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाओगे तो किसी पॉइंट को आप रेफरेंस चूज कर लेना, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ए को किया, आप ओ को भी कर सकते हो, आप बी को भी कर सकते हो। किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या लिखोगे? आप टॉर्क लिखोगे, और टॉर्क को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। दूसरी बात, ये इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्शन चूज करते समय हमसे गलती हो जाती है ना, कि हमने इनसाइड लिया है, आउटसाइड लिया है। आप किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर है बात। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत रहता है ना। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या होता है, हेडिंग लिख देता हूं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन। क्लियर है क्या बात, ऐसे है। सो दिस इज अवर टाइटल, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन में क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं और जब आप मूव करते हैं, एक मोड़ पर मुड़ते हैं या किसी सर्कुलर जो चौराहा होता है उस पर जब आप घूमते हैं या तेज स्पीड से आप चलाते हैं, तो आप अपनी साइकिल को क्या कर लेते हो, बैंड कर लेते हो, है ना, ऐसे बैंड कर लेते हो। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये बैंड करता हुआ जाता है, आप ऐसे 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 करते हुए जाते हो, तो दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्लियर है क्या बात। तो इसको हम, इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो रोटेशनल मोशन के अंडर आता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें पता तो है कि हम झुक जाते हैं जब सर्कुलर टर्न आता है, लेकिन झुक क्यों जाते हैं इसका हम पता लगाते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये एक ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है बेटा, मान लेते हैं r है, और हम इस पे v स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जो हमारी साइकिल है वो, ये हमारी साइकिल का पहिया है, मान लेते हैं इस तरीके से है, और हम इस पे इस तरीके से बैठे हैं, है ना, और ऐसे करके बैठे हैं। तो जब साइकिल इस v स्पीड से घूमती है तो बेटा इस पे कितने फोर्स लगते हैं, है ना। फोर्स देखो, सबसे पहले फोर्स लगेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बेटा, mg लगेगा। mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर है क्या बात, mg लगेगा, एक तो mg डाउनवर्ड लगेगा। दूसरा, एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की ओर। क्लियर है क्या बात। तीसरा बात, आप इस बॉडी को कंसीडर कीजिए, ध्यान से सुनना, आप इस बॉडी को कंसीडर कीजिए कि ये खुद ही एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि इसी के साथ साथ घूम रहा है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी और इस साइकिल की एंगुलर वेलोसिटी इस सेंटर के अबाउट क्या है, सेम है। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि आप घूमेंगे तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाएंगे, जो कि जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो और लीनियर स्पीड कितनी है, v है। यदि सर्कुलर मोशन में आप करते हुए ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठे हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाइड ए सूडो फोर्स, और दिस सूडो फोर्स इज नथिंग बट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, mv²/r। इसके अलावा इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गई, mg नीचे लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग गया। तो यदि ये इक्विलिब्रियम में है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, साइक्लिस्ट, मैं लिख देता हूं, है ना, साइक्लिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब देखो, सूडो फोर्स तो इधर लग रहा है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको और क्या लगाना पड़ेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। मैं इसका बहुत अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे तो लगेगा क्या बेटा, mg लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल लगेगा, इधर लगेगा mv²/r लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। मान लेते हैं ये अपने वर्टिकल से थीटा एंगल झुक जाता है। क्लियर है क्या बात। तो देखो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ऊपर इसे एक्स एक्सिस मान लूं मैं, थोड़ी देर के लिए इसे वाई एक्सिस मान लूं, तो इन एक्स एक्सिस, है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखते हैं बेटा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक्स एक्सिस में कितने फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन, और इधर कितना लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है mv²/r। तो इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखूं, इन एक्स डायरेक्शन में क्या लिखूंगा बेटा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r। दूसरी बात, वाई डायरेक्शन में इन वाई डायरेक्शन नॉर्मल इज इक्वल टू mg। क्लियर है क्या बात। तो ध्यान से सुनना, अब ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी यहां से हम ड्राइव कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड के लिए ऐसे करके
मैक्सिमम स्पीड यदि आप सर्किल में घूमना चाहते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स से मिलता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे म्यू इंटू एन के बराबर नहीं है, वो कब होगा जब आप मैक्सिमम स्पीड से घूम रहे हो। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, म्यू इंटू एन के बराबर होनी चाहिए। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एन की वैल्यू कितनी है एम जी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा म्यू एम जी इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर इजिकल टू म्यू आर जी, इंप्लाइज दैट मैक्सिमम स्पीड, बेटा ये क्या आती है, मैक्सिमम स्पीड इजिकल टू म्यू इंटू आर इंटू जी आ जाती है। ये हमने सर्कुलर मोशन में भी निकाला था। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो टॉर्क के बारे में निकालना है ना। तो देखो टॉर्क के बारे में निकालने के लिए कैसे करेंगे, यदि आप इस पॉइंट के अबाउट इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालो। नाउ टेक टॉर्क अबाउट ओ, है ना। तो बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल तो ओ से होकर के जा रहे हैं, तो इनका टॉर्क तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये थोड़ी देर के लिए हम इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। तो जो नेट टॉर्क होगा अबाउट ओ वो कितना होगा, जीरो। और किसके इक्वल होगा वो देखो, यदि आप mg को कंसीडर करोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और mg इसे कैसे घुमाएगा, इनटू द बोर्ड। इनटू का बोर्ड को क्या ले लें, पॉजिटिव, तो mg का टॉर्क होगा mg इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ध्यान से देखो, यदि ये r है इस ट्राइंगल में, ये r साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, r साइन थीटा लगा देना इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वाली डिस्टेंस r साइन थीटा के इक्वल आ जाती है। दूसरा, यदि आप इस स्यूडो फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर को देखोगे तो इस को ये कैसे घुमाएगा, आउटसाइड को क्या ले लें, नेगेटिव, तो माइनस mv स्क्वायर अपॉन r इनटू दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, है ना। ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ये r है तो ये r cos थीटा हो जाएगी, है ना। cos थीटा लगाने हैं, cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r। तो r की वैल्यू, ये h की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, r cos थीटा। क्लियर है क्या, तो नेट टॉर्क जीरो है, r से r कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन r इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात, तो इधर आ जाएगा g साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r इंटू कॉस थीटा, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, यह ऐसे लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यानी कि v स्पीड से यदि आप मूव कर रहे हो, v स्पीड से यदि आप मूव कर रहे हो तो आपको झुकना पड़ेगा सर्कुलर ट्रैक पे। कितना झुकना पड़ेगा, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी झुकना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात, तो दिस इज द एंगल बाय विच यू हैव टू बेंड व्हेन यू आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। लेकिन आप कितना मैक्सिमम झुक सकते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पे आप कितनी तेजी से निकल सकते हैं और कितना एंगल झुक सकते हैं, वो डिपेंड करता है रेडियस और जी। रेडियस सर्कुलर पाथ की कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, किस पे और किस पे डिपेंड करता है बेटा, वी पे डिपेंड करता है। और वी किस पे डिपेंड करती है, म्यू इंटू आर जी पर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू है रूट म्यू आर जी। तो यदि आपको मैक्सिमम थीटा मैक्सिमम झुकना है, कितना झुक सकते हो, तो कितना आएगा ये tan इनवर्स, और v इधर लिख देते हैं अपन, है ना, यही लिख देते हैं। क्लियर है, तो यदि आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो थीटा आएगा आपका tan इनवर्स, और v स्क्वायर की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू म्यू आर जी अपॉन आर जी से आर जी कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू इज द करेक्ट आंसर। सो मैक्सिमम थीटा की वैल्यू जो आप सर्कुलर ट्रैक पे झुक सकते हो, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। आपसे ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे सोचते हैं कि सर ये फॉर्मूला जो आता है सर्कुलर मोशन में करा देना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बेटा रोटेशनल मोशन का। क्लियर है क्या बात, ये बात है। तो ऑलमोस्ट आपका कॉन्सेप्ट फुल पूरा हो जाता है टॉर्क का, है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, उसे भी हम डिस्कस कर देते हैं, है ना। एंड दैट इज द हेडिंग डाल लो बेटा, कपल ऑफ
फोर्स। कपल ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, सिंपल सा ही है कि लिख लो आप, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन 2 पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी, एक्ट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए बॉडी, है ना। ऐसे करके मान लेते हैं कोई बॉडी है, एक फोर्स F लग रहा है इधर की साइड और दूसरा फोर्स लग रहा है F इधर की साइड। दोनों फोर्स के क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये P पे लग रहा है, ये Q पे लग रहा है। ऐसे कर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। मान लेते हैं हमारे पास ये एंगल थीटा है। तो इन फोर्स का जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, है ना। टॉर्क देखो, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये R है ना, ये R है और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा लगा देंगे ना बेटा। मैं तो डायरेक्ट यार लिखता हूँ इस ट्राइंगल में, देखो कैसे लिखता हूँ मैं, ये R है, ये थीटा है, ये R है, ये थीटा है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो R साइन थीटा होता है, जो बेस होता है वो R कोस थीटा लिखा है। यही कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी यूज किया था, है ना, निकालने में। तो आप डायरेक्ट याद रखा करो। तो यदि R है तो ये कितना होगा, R साइन थीटा। क्लियर है क्या बात। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन द 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी, देन द टॉर्क इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स, है ना, एंड द टॉर्क इज गिवन बाय द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स कितना है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R साइन थीटा, है ना। सो दिस इज द टॉर्क ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस। टॉर्क कितना होगा बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ये कई जगह यूज होता है ना। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होता है और डिफरेंट जगह पर आ जाता है। रोटेशनल मोशन में एज इट इज तो ये कॉन्सेप्ट कहीं का यूज नहीं होगा, है ना। टॉर्क ऑफ कपल ऑफ फोर्स के बारे में हैगा ना। दो कपल का मतलब दो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। दिस द कपल ऑफ फोर्स एंड दे प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट, जिसमें कि जो टॉर्क होगा इट इज इक्वल टू R साइन थीटा, F R साइन थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों का टॉर्क हम निकाल सकते हैं। हमेशा टॉर्क क्या आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट यही आएगा इस बॉडी में, है ना। नेट टॉर्क यही आता है। तो इस तरीके से हमने लेक्चर नंबर 4 और 5 में रोटेशनल मोशन के नेट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और टॉर्क पर कितने ही सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमने किए हैं। आप इन दोनों लेक्चर को आप प्रॉपर भी देखेंगे और डायरेक्शन निकालना यदि आपको आ गई तो समझो कि आपको रोटेशनल मोशन में आगे के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा से देखिए और आप मेरे को मैसेज या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव योर द प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप बम भोले एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना, यूट्यूब में जाकर के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो आप उन लिंक पर जाकर के हमारी वीडियोस को भी देख सकते हैं।